नमस्कार, मेरा गांव मेरी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में बड़ी खबर की। यूपी में पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। यूपी में पंचायत चुनाव पर ब्रेक लगा है। हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने आरक्षण और आवंटन कार्रवाई रोकी है। सोमवार को सरकार जवाब दाखिल करेगी। अजय कुमार की जनहित याचिका पर आदेश दिया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, यूपी में पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। पंचायत चुनाव पर उत्तर प्रदेश में ब्रेक लगा है। हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने आरक्षण एवं आवंटन कार्रवाई रोकी है। सोमवार को सरकार को जवाब दाखिल करना है। इसके साथ ही अजय कुमार की जनहित याचिका पर यह आदेश कोर्ट की ओर से दिया गया है। तो यूपी में पंचायत चुनाव पर ब्रेक लगा है। हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने आरक्षण और आवंटन कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सोमवार को सरकार जवाब दाखिल करेगी कोर्ट में। अजय कुमार की जनहित याचिका पर यह आदेश कोर्ट की ओर से दिया गया है। तो यूपी में पंचायत चुनाव पर ब्रेक लग गया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही हैं। हाईकोर्ट ने आरक्षण और आवंटन कार्रवाई रोक दी है। सोमवार को सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी कोर्ट में। अजय कुमार की जनहित याचिका पर यह आदेश कोर्ट ने दिया है। मेरे साथ मेरे दो संवाददाता खुर्रम निजामी और पंकज मंडल जुड़ गए हैं अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। खुर्रम, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। यूपी में पंचायत चुनाव पर ब्रेक लग गया है, क्या कुछ अपडेट इस बारे में? देखिए, आज हियरिंग हुई थी हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में और इस पिटीशन पर जो मेन आपत्ति थी वो ये थी कि 2015 के बाद से आरक्षण नियम को देखना चाहा था, जबकि 19 वो बहुत पहले से देख रहे थे। तो एक तो आपत्ति दूसरी थी। दूसरा मामला ये था कि तकरीबन 1000 पंचायतें कम हो गई थी इस आरक्षण की वजह से। इसको लेकर भी आपत्ति थी। कोर्ट ने बकायदा फटकार लगाई है, राज्य सरकार को पूछा है कि आखिर इतनी विसंगतियां आखिर क्यों है। और एक खास बात यह भी है कि जब सोमवार को इस पिटीशन पर सुनवाई होगी तो सरकार तो अपना पक्ष रखेगी, लेकिन साथ ही एज अ फ्रेश पिटीशन इसको ट्रीट किया जाएगा, यानी कि ये एक तरीके से नई पिटीशन के तौर पर सुनी जाएगी। सोमवार को ये बहुत कम होता है जब इस तरीके के मामले सुने जाते हैं कोर्ट में। तीसरी खास बात यह है कि जो सरकार ने जारी कर दिया है, सारे डीएम को लेटर जा चुके हैं कि सब पे रोक लगा दीजिए। और अगर इस आपत्तियों को कंसीडर कर लेती है हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच तो 30 अप्रैल तक की जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ही ने कहा था वो चुनाव कैसे करा पाएंगे, क्योंकि एक नए शरीर से पूरा आरक्षण होना पड़ेगा। शायद यही वजह बताएगी। लेकिन कोर्ट का जो आज नजरिया था और जो कोर्ट का रुख था उसको देखकर लगता नहीं कि सरकार का बहुत कुछ सुनी जानी है। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि जब सोमवार को इस मामले पर दोबारा हियरिंग होती है, या यूं कह लीजिए इस पिटीशन को जब फ्रेश, ठीक है, जब दोबारा हियरिंग होगी, क्योंकि 10:30 तब कोर्ट का रुख क्या होता है ये देखने वाली बात। ठीक है खुर्रम, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। पंकज मंडल हमारे साथ बने हुए। पंकज, सोमवार को जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं खुर्रम, सोमवार को सरकार को अपना जवाब पेश करना है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है आपको? पंकज जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जो पंचायती चुनाव को लेकर लोगों का खासा इंतजार था, कि अजय कुमार के लिए PIL दाखिल करे थे कि PIL दाखिल करने के बाद कोर्ट ने एक आदेश दिया था सरकार को कि 30 अप्रैल तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। लेकिन इसके बाद जब सरकार की तरफ से जो आरक्षण प्रक्रिया लागू की गई थी तो 17 मार्च को आरक्षण की लास्ट लिस्ट जारी होनी थी, जिसको लेकर के हाईकोर्ट ने अब रोक लगा दी है। आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार अपना पक्ष कोर्ट में दाखिल करेगी। उसके बाद देखने वाली बात होगी कि आगे आरक्षण प्रक्रिया में क्या क्या कार्रवाई की जाती है, क्या क्या नीतियां नए तरह से बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव वैसे भी विलंब में चल रहा है तो चुनाव कहीं ना कहीं जो चुनाव को लेकर लोगों को इंतजार था वो चुनाव और भी विलंब हो सकते हैं। जी बिल्कुल पंकज, आप मेरे साथ बने रहिए। खुर्रम, जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि 1000 पंचायतें कम हो गई, काफ़ी इसका प्रभाव पड़ा था, सरकार अपनी तैयारी कर, लेकिन सरकार की तैयारी जवाब को लेकर आप क्या देख रहे हैं? सोमवार को जब सरकार जवाब देगी तो सरकार अपने पक्ष में क्या कुछ कोर्ट में कहेगी, क्या कुछ पेश करेगी?
देखिए, सरकार के सामने एक बड़ी समस्या ये है कि तो वक्त बेहद कम है सरकार के पास। आज शुक्रवार है, कल शनिवार इतवार, यानी कि मुश्किल से 48 से 50 घंटा उनके पास है कोर्ट अपना पक्ष रखने को। किस तरह से अपने को वो जस्टिफाई कर पाती है कोर्ट में, तो सरकार को ही देखना होगा इस पक्ष को। लेकिन एक बात जरूर है कि एक सिर्फ इस पिटीशन से पहले सुबुकाहट बहुत तेजी से हो रही थी। कई जिलों में लोगों ने आपत्तियां जाहिर की थी। उनका ये कहना था कि गलत तरीके से आरक्षण हो रहा है, जिस तरीके से आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसमें बात पहुंचाई जा रही थी। लेकिन क्या जो जिलाधिकारी तक बात पहुंच रही थी, क्या उन्होंने लखनऊ तक बात नहीं पहुंचाई या शासन तक बात नहीं पहुंचाई, ये एक बड़ा सवाल है। यानी कि एक जो फटकार लगी है, जो ज्योति भूपेन्द्र सिंह जो पंचायती राज मंत्री हैं, उनसे जब पूछा गया था कुछ दिन पहले कि जो आरक्षण हो रहा है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं, तो उन्होंने कहा जो आरक्षण हो रहा है वो सबसे बेहतर हो रहा है, पारदर्शिता से हो रहा है। तो जो उनका दावा था उसकी तो पोल आज खुल गई, सरकार को आज फटकार पड़ी है। तो जाहिर सी बात है तमाम विसंज्ञा से थी, क्योंकि जिस तरीके का रुख था कोर्ट का वो हैरान कर देने वाला था। अक्सर ये बहुत कम देखा जाता है, अक्सर ये पूछा जाता है ठीक है सोमवार को अपना पक्ष रखिए, क्योंकि इसी हाईकोर्ट ने कहा था 30 अप्रैल तक हरारत में इस इलेक्शन को कंप्लीट कर लीजिए, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब सरकार के सामने एक बड़ा समस्या है, एक बड़ा चैलेंज है कि अगर दोबारा आरक्षण करना पड़ता है तो किस तरीके से 30 अप्रैल तक पूरी हो पाएगी चुनावी प्रक्रिया पंचायत की। ये एक बड़ा सवाल बनेगा और ये एक बड़ा चैलेंज होगा सरकार के सामने। तो देखना यही होगा कि सरकार क्या पक्ष रखती है कोर्ट के सामने, किस तरह से कोर्ट को कन्विंस कर पाती है, क्या कोर्ट कन्विंस हो पाता है, और साथ ही कोर्ट का क्या रुख होता है, क्योंकि आज जो रुख था वो बेहद सख्त था। तो जाहिर सी बात है चैलेंज बड़ा है, तैयारी पूरी करनी पड़ेगी सरकार को। हल्की सी भी गलती इनके लिए एक बड़ी सिरदर्द बन सकती है, क्योंकि आज जो कोर्ट का रुख था बेहद सख्त था। ये बात तैयारी करते वक्त अधिकारियों को और उनके अधिवक्ताओं को, जिन्हें जो कोर्ट के सामने अपना सरकार का पक्ष रखेंगे, उनको ये बात कंसीडरेशन में रखनी चाहिए। नहीं तो क्या कोर्ट का रुख होगा ये तो सोमवार को ही मालूम चल पड़ेगा। यानी कि खुर्रम, जिस तरह आप जानकारी दे रहे हैं, पहले से इसको लेकर आवाजें उठ रही थी, लेकिन पंचायती राज मंत्री से जब पूछा गया था तो उन्होंने इस प्रक्रिया को सही तरीके से बताया था, कहा कि कोई भी इसमें क्राइसिस नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब क्या ये माना जाए कि इस पूरी व्यवस्था की पोल खुल गई है और कोर्ट में जब जवाब पेश करना होगा तो बड़ी मुश्किल अब सरकार के सामने हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए समस्या तो होती है। अगर आप कोई प्रक्रिया अपना रहे हैं और प्रक्रिया पे दावा भी है, भरोसा भी है, और उसको चैलेंज होता है और कोर्ट का रुख सख्त हो जाता है, तो जाहिर सी बात है सरकार के सामने दिक्कत होती है। लेकिन एफिशिएंसी एक बात होती है, जो अधिकारी हैं जिस तरीके से लगे हुए थे कि रिकॉर्ड टाइम उन्होंने आरक्षण का प्रोसेस पूरा किया था। अब तमाम विसंगतियां सामने आई हैं, कोर्ट के समझ रखा गया है, कोर्ट ने जवाब मांगा है, तो कैसे आप कोर्ट को सेटिस्फाई करते हैं, कैसे कन्विंस करते हैं, ये अधिकारियों को देखना, और साथ ही जो पूरी एक बैटरी ऑफ एडवोकेट्स है राज्य सरकार के, उनको भी देखना पड़ेगा, जो वहां खड़े होंगे सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है चैलेंज बड़ा है, किस तरह से मीट आउट कर पाती है स्टेट गवर्नमेंट, ये तो मंडे को ही मालूम चल पड़ेगा। ठीक है पंकज, क्योंकि जवाब दाखिल करने के लिए भी समय कम है, 2 दिन का समय बचा है, और जो जानकारी खुर्रम अभी दे रहे थे कि चुनाव कराने के लिए भी समय नहीं है, 30 अप्रैल तक डेडलाइन है, तो किस तरह आप देख रहे हैं, आप कैसे आगे की रणनीति सरकार बनाएगी चुनाव कराने को लेकर? क्या कुछ सरकार की नीति रहेगी या फिर किस तरीके से व्यवस्थाएं अब की जाएंगी? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी, सरकार सोमवार को जवाब दाखिल करेगी। इसमें आपको बता दें कि 2015 के आरक्षण प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, जिसको देखकर ही रीट दाखिल की गई थी। अब आपको बता दें कि अब 17 मार्च को आखिरी आरक्षण प्रकाशन होना था, उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अब सोमवार को सरकार अपना पक्ष रखेगी, किस तरह से आरक्षण लागू को करेगी, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल सरकार पूरी तरह से चुनाव कराने की तैयारी में हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगाना ये बहुत बड़ी मुश्किल का सामना कर रही। क्षेत्र में जो चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए उनको तो लंबा समय मिल गया, तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि सोमवार को सरकार की तरफ से क्या जवाब पेश किया जाता है, जिससे कि चुनाव की जो आरक्षण प्रक्रिया है या प्रशासन है उसमें किस तरह से नीति लागू की जाती है या किस तरह से सुधार किया जाता है, ये देखने वाली बात है। जी खुर्रम, जब जनहित याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रहा था तो कोर्ट में क्या कुछ दलीलें रखी गई हैं और क्या कुछ कोर्ट की ओर से पूछा गया सरकार से? देखिए, जो याचिका थी उसके 2 प्रमुख पॉइंट थे। पहला पॉइंट यही था कि आखिर 2015 से पहले का आप क्यों लेकर चल रहे हैं, 2015 से क्यों नहीं आरक्षण को पालन किया जा रहा है। इस पर जो स्टेट गवर्नमेंट के एडवोकेट थे बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं कर पाए कोर्ट को। कोर्ट का यही जानना चाह रही थी कोर्ट कि जिस तरीके से आप कर रहे हैं आखिर जरूरत क्या है, जो आपत्तियां आ रही थी
वो क्यों नहीं उसको निस्तारण किया गया, क्यों नहीं उसको कंसिडरेशन में लिया गया, ये सब तमाम बातें थी। आज तो मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि आज जो कोर्ट के अंदर सरकार का पक्ष बेहद कमजोर था। अगर बेहद कमजोर ना होता तो फटकार नहीं पड़ती राज्य सरकार को, राज्य सरकार कटघरे में नहीं खड़ी होती। लेकिन जब आप तैयारी पूरी नहीं करके जाते हैं तो आलम यही होता है, और खामियां तमाम थी। जो पिटीशन पड़ी थी बेहद अच्छे तरीके से बनाई गई थी, ये बात कोर्ट के बहस के दौरान सामने आती है। दूसरा पॉइंट जो था वो ये था कि पंचायतें कम हुई हैं, तो इस पर भी सवाल तमाम उठा, लेकिन वो पॉइंट को किनारे कर दिया गया। अब सवाल सिर्फ यही है कि जो आरक्षण प्रक्रिया आपने जो अपनाई है उस पर आपको क्या कहना है। देखिए, अब आपको ये बात कैसे जस्टिफाई करेंगे जो कह रहे हैं कि आपको 2015 से नहीं चाहिए था, उससे पहले का आपने क्यों लिया। अब इसी पॉइंट को समझाना है कोर्ट को कि 2015 से हमने क्यों लिया था, यही बात समझानी है। इस पॉइंट को अगर कन्विंस कर ले जाते हैं कोर्ट को तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लेकर के बहुत ऑथेंटिकेटली आपको अपनी दलीलें रखनी होंगी, अपने तर्क रखने होंगे। साथ ही जो याचिका में और भी पॉइंट्स हैं और तमाम बड़ी याचिका है, तो जाहिर सी बात है उनको भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। दिक्कत तमाम है, चैलेंजेस तमाम है, जैसे पहले ही कहा था। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2015 का जो पॉइंट है उसको आप कैसे कोर्ट को समझा पाते हैं कि हम बहुत पीछे नहीं जा सकते थे, इस वजह से लिहाजा 2015 ही करें। चलिए, बहुत शुक्रिया खुर्रम आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंकज मंडल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। बढ़ते आगे, पंचायत प्रयागराज में एक लड़की से छेड़खानी का विरोध करना उसकी मां को महंगा पड़ गया। दरअसल छेड़खानी करने वाले लोगों ने लड़की की मां को इतना पीटा कि अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लड़की रोज की तरह अपने खेत में काम कर जानवरों को चारा खिलाकर वापस आ रही थी, तभी गांव के ही एक युवक ने उसे पकड़ लिया और छेड़खानी करने लगा। पीड़ित लड़की किसी तरह से भागकर अपने घर पहुंची और परिवार को पूरी घटना की जानकारी दी। लड़की की मां परिवार के साथ आरोपी के घर शिकायत लेकर पहुंच गई और इस दौरान आरोपी की तरफ से लड़की की मां को बुरी तरह से पीटा गया। देर रात इलाज के दौरान लड़की की मां की मौत हो गई और इस मामले में आईजी रेंज केपी सिंह का यह कहना है कि लड़की से छेड़खानी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पीड़ित परिवार की सुरक्षा का भी इंतजाम किया गया है। एक लड़की अपने जानवर को चरा करके अपनी बहन के साथ लौट रही थी। वहाँ पर एक लड़के ने उसके साथ छेड़खानी का प्रयास किया। वहाँ पर शोर हुआ, वो लड़की घर पे आके बताई। इस पर लड़की के घर वाले, जिस लड़के ने ये बदतमीज़ी की घटना की थी, उसके घर जाकर के जब उलाहना दी गई तो दोनों पक्षों में मारपीट हो गई और जिस लड़की की माँ ये उलाहना देने गई थी उसके सर में एक चोट लग गई और उस पुलिस को जब ये सूचना हुई तो पुलिस पार्टी मौके पे गई। उस महिला को तत्काल ला करके हॉस्पिटल दाखिल किया गया और घटना की पूरी एफआईआर कायम करने के बाद जो लोग भी घटना में नामजद थे, जिनकी पहचान हुई थी, उनकी गिरफ्तारी की गई और लड़की की मां को मेडिकल उपचार दिया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर हुई तो उसे एसआरएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया और कल दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई। उधर जालौन के सिरसा कला निवासी आजाद 27 वर्ष पुत्र सुरेश भास्कर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आजाद गुरुवार को अपने पत्नी और 4 साल की बेटी को लेकर अपने ससुराल कुरौंती गया था। आजाद कुरौंती से मेला देखने सरावन गया था। मेला देखने के बाद आजाद अपने ससुराल कुरैती वापस फिर चला गया, जिसके बाद रात में लगभग 10 बजे आजाद ने अपने घर पर पिता सुरेश के पास फोन किया। उसे कहा कि जल्दी से जल्दी बचा लें। उसके पिता ने अपने लड़के आजाद के शब्द सुनकर तुरंत अपने छोटे बेटे को कुरौंती भेजा, जहां से आजाद को उरई अस्पताल लेकर आया गया। उरई अस्पताल में डॉक्टर्स के देखने के बाद उरई से उसे झांसी रेफर कर दिया गया, जिसके बाद रास्ते में ही आजाद की मौत हो गई। उधर महोबा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। साइकिल सवार छात्र को डंपर ने टक्कर मारी। छात्र की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। परीक्षा देकर घर लौट रहा था ये छात्र। परिजनों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। कबरई थाना क्षेत्र के बरबई गांव की यह घटना है। अब बात करेंगे बिजनौर की, जहां पर महिला शिक्षा मित्र ने मदद की गुहार लगाई है। बीमार पति के लिए मदद की गुहार लगाई है। ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं होने पर मदद मांगी है। महिला के बैंक खाते की डिटेल सोशल मीडिया पर वायरल है। लोगों ने शिक्षा मित्र के खाते में लाखों रुपए डाले हैं। बीमार पति को अपनी किडनी देने का फैसला उसने लिया है।
बात हरदोई की, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने लोगों को कुचला। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। संडीला थाना इलाके का ये मामला है। उधर बस्ती के हरैया थाना इलाके में हाजी मोहम्मद अमीन कॉलेज के प्रबंधक के भाइयों के 3 बच्चे संदिग्ध हालत में लापता हो गए। बच्चों के घर से लापता होने की सूचना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। 3 बच्चे 8 मार्च से लापता हैं। अब तक लापता इन बच्चों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लापता बच्चों की तलाश शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस लापता बच्चों की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। अब बात मुरादाबाद की, जहां पर अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा हो गया। बाउंसर्स ने पत्रकारों के साथ मारपीट कर दी। मारपीट में कई पत्रकारों को चोटें आई हैं। कई घायल पत्रकारों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। मुरादाबाद के हॉलीडे रीजेंसी होटल का यह मामला है। तो ये आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव यहां पर मौजूद हैं और अखिलेश यादव के बाउंसर्स ने पत्रकारों के साथ मारपीट की है। कई पत्रकार इसमें घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। अखिलेश यादव की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ। बाउंसर्स ने पत्रकारों के साथ मारपीट की है। कई पत्रकार इसमें घायल हुए हैं। मारपीट में कई पत्रकारों को चोटें आई हैं। अखिलेश यादव के मुरादाबाद के कार्यक्रम में पत्रकारों पर हमला हुआ था, जिसमें सैकड़ों पत्रकारों के घायल होने की खबर थी, जिसकी कड़ी निंदा करते हुए कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। बाद में हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में कार्यक्रम में पत्रकारों पर हमला हुआ है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्रजेश पाठक जी। ब्रजेश पाठक जी, पत्रकारों पर लगातार हमला हो रहा है, आज अखिलेश की मौजूदगी में ही हमला हो गया। जो घटना कल मुरादाबाद की है बहुत ही चिंताजनक है, दुखद है। जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में जिस ढंग से लाल टोपी धारकों ने पत्रकार मित्रों पर हमला किया है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और केवल हमला ही नहीं किया, उन्हें प्राणघातक क्षति पहुंचाई। जो न्यूज़ 18 के रिपोर्टर हैं शमशी साहब, उनके पैर में फ्रैक्चर है, किसी के हाथ में चोट आई है, किसी के गर्दन के नीचे चोट है, किसी के कमर के नीचे चोट है, किसी का मोबाइल कैमरा तोड़ा गया है। बहुत ही दुखद है और जितनी भी निंदा की जाए कम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सदन में कहा था कि लाल टोपी वाले नेता के भेष में गुंडे हैं, इन लोगों ने उसकी बात को सही साबित कर दिया। कल लाल टोपी वालों ने जिस ढंग से पत्रकार मित्रों पर हमला किया है, बहुत ही दुखद है। समाजवादी पार्टी ने केवल कल की घटना नहीं है, जब जब ये पावर में रहे हैं या अपनी बात को लिखवाने के लिए पत्रकार मित्रों पर दबाव बनाते रहे। आदरणीय मुलायम सिंह जी के शासनकाल में हल्ला बोल समाजवादी पार्टी ने पत्रकारों के खिलाफ दिया था। जब इन्होंने शपथ ली तो बुंदेलखंड में एक राष्ट्रीय चैनल के पत्रकार को पीटा गया था बंद करके। और अभी 4-5 दिन पुरानी बात है, लखनऊ में एक पत्रकार मित्र ने जब सवाल पूछा तो इन्होंने कहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी से बिक कर के आए हो। बहुत ही दुखद है। मुझे लगता है कि पूरे देश को, पूरे प्रदेश को पत्रकार मित्रों के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि यही वर्ग है जो सच्चाई सामने लाता है। क्या आपको लगता है कि जो अपनी राजनीति की नाकामी अब पत्रकारों के ऊपर मर गई? दरअसल वो चाहते हैं कि सब कुछ उनके अनुसार हो। मुझे लगता है कि हम सबको लोकतंत्र में लोगों की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए और सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। अखिलेश यादव की जब भी पीसी होती है, जब भी उसके पास कोई सवाल किया जाता है तो तुरंत वो मीडिया के ऊपर ही टूट पड़ते हैं। दरअसल उनको लगता है कि मीडिया उनकी गुलामी करे, जबकि मीडिया हमेशा स्वतंत्र रही है और देश की आज़ादी में उनकी बड़ी भूमिका रही। जब अंग्रेजों का शासनकाल था तब तो मीडिया दबी नहीं, अब भी नहीं दबेगी, सच्चाई उजागर करके रहेगी। हम इस बात का भरोसा दिलाते हैं अपने मीडिया जगत के सभी लोगों को, पत्रकार मित्रों के, हम उनके साथ हर स्थिति में खड़े हैं। बिल्कुल, ये तो ब्रजेश पाठक जी जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि लाल टोपी की आड़ में समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो गुंडे हैं। लखनऊ से पंकज मंडल, इंडिया न्यूज। उधर मैनपुरी में महज 500 रुपए के लिए किराएदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मकान मालिक ने दिन दहाड़ी घटना को अंजाम दिया। कानून व्यवस्था और पुलिस का खौफ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुट गई। पुलिस जल्द से जल्द आरोपी को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजने की बात कह रही है।
उधर मुजफ्फरनगर जनपद के रतनपुरी थाना क्षेत्र के भूखेड़ी मुजाहिदपुर गांव में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां कलयुगी पिता ने अपनी 4 साल की मासूम बेटी के साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल आपको बता दें कि कलयुगी पिता ने अपनी 4 साल की बेटी को जंगलों में ले जाकर अपनी हवस का शिकार बनाया और गंभीर हालत के चलते मासूम बच्ची को जंगलों में छोड़कर आरोपी कलयुगी पिता फरार हो गया। बहरहाल घटना के बाद मासूम बच्ची के चाचा ने पुलिस में कलयुगी भाई के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मासूम बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा, मामले की जांच शुरू कर दी है। ये ऐसा हुआ, ये इसका पिताजी लड़की को लेकर गया, 1-1.5 घंटे बाद ये लड़की घर पे आई। मैं अपनी अम्मा को बताया। उधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भले ही अभी वक्त है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में तमाम प्रत्याशी शराब और धन बल का इस्तेमाल कर चुनाव का रुख अपने पक्ष में मोड़ने के हथकंडे अपना रहे हैं। वोटर्स को लुभाने के लिए जमकर शराब का इस्तेमाल अभी से शुरू हो गया है। महिलाबाद पुलिस ने एसटीएफ और आबकारी टीम के साथ मिलकर लाखों की अवैध शराब का जखीरा बरामद कर इसका खुलासा किया। हालांकि मामले में एक अन्य आरोपी प्रभाकर नाथ फरार है, जिसके घर से सबसे अधिक शराब बरामद हुई है। बताते चले कि जो है लखनऊ पुलिस और जो है एसटीएफ की एक बड़ी सफलता जो है मिली है, जो है आज जो है पुलिस को। आपको बता दें ये जो है जो यहाँ पे अंग्रेजी शराब है जो हरियाणा से लाई गई थी, आपको दिखाएंगे, एक बार कहेंगे कैमरामैन से दिखाएं आपको कि यहाँ पे जो शराब है काफ़ी भारी मात्रा में शराब है और ये बोतलें बिल्कुल यहाँ पे थाने के अंदर, ये थाना जो है लखनऊ का मलिहाबाद थाना क्षेत्र है और ये थाना है मलिहाबाद। यहाँ पे शराब को जो है बाकायदा जो है नीचे इसको सुरक्षित जो है लगाया गया है और ये बोरियाँ हैं, बोरियों में शराब भरी हुई है और ये जो है शराब की पेटियां हैं। जैसा कि ये जो है पुलिस का कहना है, मलिहाबाद पुलिस का कहना है कि ये जो शराब थी जो हरियाणा से लाई गई थी, जो कि यूपी में इस समय जो है ग्राम पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, जो प्रत्याशी है जो है 55 ग्राम पंचायत जो लगता है जो है यहाँ के जो है ब्लॉक माल क्षेत्र का जो है वहाँ के जो प्रत्याशी था प्रधान, वो ये भारी मात्रा में शराब को ला के जो है यहाँ के वोटरों को जो है वितरित करना चाह रहा था। लेकिन जो मलिहाबाद थाना क्षेत्र की पुलिस थी और एसटीएफ ने जो है इस जो है मुखबिर की सूचना पर ये भारी मात्रा में जो शराब ये बरामद किया है और यहाँ पर एक स्कॉर्पियो और 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। ये कहीं ना कहीं जो है लखनऊ पुलिस और एसटीएफ की बड़ी सफलता कही जाएगी। लखनऊ। तो फिलहाल मेरा गांव मेरी खबर में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।